नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैक्स मंच पर। आज हम आपसे ई इनवॉइस के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली अभी तक क्या है कि जो एसएससी जिनकी टर्नओवर किसी पिछले साल में 500 करोड़ से ऊपर थी, केवल उन्हीं को ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी था। लेकिन अभी 10 नवंबर 2020 में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है जिसमें वो 500 करोड़ की जो फिगर है उसको घटा के 100 करोड़ कर दिया है और ये 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये है कि अब वो एसएससी जिनकी टर्नओवर पिछले किसी भी साल में 100 करोड़ से ऊपर है, उनको 1 जनवरी 2021 से अपने जो सप्लाईज के इनवॉइसेज हैं और जो क्रेडिट नोट्स हैं उनको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। ये ई इनवॉइस जब आप पोर्टल पे जनरेट करेंगे तो वहां से IRN नंबर और एक QR कोड जनरेट होगा जिनको ई इनवॉइसेज पे डालना मैंडेटरी होगा। अब आप लोगों को ये लगेगा कि ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, आप लोगों के लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में जब आप सुनेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो कितनी फायदेमंद है। अब बात करते हैं, इसमें ये बोला गया है कि पिछले किसी भी साल मतलब हमें कितने सालों तक देखना है कि हमारी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो गई है या नहीं हुई। तो जीएसटी एक्ट 2017 में आया है, 1 जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल हुआ है। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। इन तीनों फाइनेंशियल ईयर में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है तो आपको अपना इनवॉइसेज ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। अगर इन तीनों सालों में किसी भी साल में नहीं भी हुई है, लेकिन अप्रैल 20 से लेकर के और अब तक जो भी आपकी इनवॉइसेज हुई है वो अगर आपकी 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी हैं तो उनको भी अपनी इनवॉइसेज ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। अब ये 100 करोड़ की कैलकुलेशन कैसे की जाए? पहली बात तो ये कि जो ये 100 करोड़ की लिमिट है ये आपकी पैन वाइज है, जीएसटीएन वाइज नहीं है। और अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गई, भले ही आपके किसी एक ब्रांच ने 100 करोड़ से ऊपर कर दी, तो सारी ब्रांचेज को आपकी 100 करोड़ की ही मानी जाएंगी और सबको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी होगा। सभी की इनवॉइस जनरेट होगी। ये पैन वाइज है। अब 100 करोड़ की जो डेफिनेशन है, अगर हम एक्ट के हिसाब से देखें तो एक्ट में टर्नओवर की डेफिनेशन दे रखी है। टर्नओवर में जो सेल होगी प्लस जो आप जीएसटी चार्ज करेंगे उसका टोटल, तो जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू आएगी वो टर्नओवर मानी जाती है। प्लस जो भी आपके अगर इंटर ब्रांच की सेल है तो वो भी आपकी सेल में कवर्ड होगी। फाइनेंशियल्स में आपकी जो इंटर ब्रांच की सेल जाती है वो फाइनेंशियल्स में शो नहीं होती, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जो कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल्स आपके बनते हैं। वहां पे सेल वही जाती है जो आपकी एंड कंज्यूमर को या आपके कस्टमर्स को सेल होती है। लेकिन जो सेल आपकी इंटर ब्रांच में होती है, जैसे अगर आपका हेड ऑफिस से ब्रांच को कोई सेल हुई है तो वो सेल जीएसटी में कवर्ड होती है। जीएसटी में आप उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज करते हैं और दूसरी ब्रांच उसको एज ए इनपुट ट्रीट करती है। अगर मैं देखूं तो कई बार आपके फाइनेंशियल्स में अगर 75 करोड़ की भी टर्नओवर है आपके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, तो ये भी हो सकता है कि आप 100 करोड़ मार्क कर चुके हों। अगर एग्जाम्पल लें कि 75 करोड़ की आपकी टर्नओवर एज पर फाइनेंशियल्स है, अगर आपके किसी हेड ऑफिस या किसी ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को 15 करोड़ की सेल करी है, जो उन्होंने आगे फर्दर करी है सेल, जो है दूसरी ब्रांच है उन्होंने आगे अपना एंड कस्टमर को दे दी, तो जो भी ये सेल हुई, अगर मैं 75 में 15 जोड़ूंगा 90 हो गए। अगर आप 12% के स्लैब में हो जीएसटी में या 18% में हो तो आपने जीएसटी चार्ज किया होगा 10.8 करोड़ के करीब। जो 90 करोड़ की फिगर आई उसमें 10.8 करोड़ के करीब आपने
जीएसटी चार्ज किया होगा। तो इस तरह से 100 करोड़ कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो आपकी टर्नओवर बेशक कम होगी, लेकिन आपके 100 करोड़ मार्क हो चुके होंगे। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए अपना ये कैलकुलेशन तीनों साल में देख लीजिए। जो भी आपके जीएसटीएन में सेल गई है जीएसटीआर 1 में, उनके टोटल इनवॉइसेज के टोटल, और जो भी आपका इंटर ब्रांच हुई है उन सबका टोटल करके देख लीजिए कि 100 करोड़ हो गए या नहीं। अगर आपके 100 करोड़ हो गए तो आपको फिर मैंडेटरीली ई इनवॉइस जनरेट करना है। अब ये तो आपकी हो गई ई इनवॉइस जनरेट करना है, लेकिन ये ई इनवॉइस जनरेट कैसे होंगे सर? तीन तरीके हैं इसके। पहला है एपीआई के थ्रू। बेसिकली जो आप ईआरपी यूज करते हैं बिजनेस हाउसेज में, टैली यूज होता है, बीजी यूज होता है, कुछ बिलिंग सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, तो वहाँ पे ये फैसिलिटी एनेबल की जा सकती है। आप अपने ईआरपी सर्विस प्रोवाइडर से कह के ये सर्विस एनेबल करा लीजिए। उसमें आपका जैसे ही आप इनवॉइस की डिटेल डालेंगे वो अपने आप जो है पोर्टल से लिंक करके दे देंगे। कुछ सॉफ्टवेयर जो पोर्टल से डायरेक्टली लिंक करके आपको इनवॉइस जनरेट करके देंगे, वो मेथड कहलाएगा एपीआई डायरेक्टली। उसमें आपको सिर्फ इनवॉइस डिटेल डालनी है। इनवॉइस डिटेल जैसे ही आप डालेंगे पोर्टल अपने आप लिंक पे जा करके उसका कर देगा। दूसरा है एपीआई इनडायरेक्टली। उस केस में जो आपके ईआरपी हैं वो आपको एक जेसन फाइल बना के दे देंगे। जेसन फाइल से आप जो है उसको अपलोड करेंगे पोर्टल पे, वहां से एक साइंड जेसन फाइल आ जाएगी। उसको जब आप इंपोर्ट करेंगे फिर अगेन अपने सॉफ्टवेयर में, तो आपको पीडीएफ में इनवॉइसेज मिल जाएंगे। थर्ड है फ्री यूटिलिटी, जो आपका एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी होगा गवर्नमेंट का। आप उसमें अपनी इनवॉइसेज की डिटेल डाल करके और उसको उसमें पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। पोर्टल से जो फाइल आएगी जेसन फाइल आएगी। जेसन फाइल को आप फिर से अगेन फ्री यूटिलिटी है, उसके अंदर जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो वहां से आपको सारे पीडीएफ्स बन के आ जाएंगे। अगर आपने सिंगल इनवॉइस की है तो सिंगल आ जाएगा, अगर आपने बल्क में किया है तो बल्क में आ जाएंगे। ये तो है तीन तरीके। अब अगर आपकी 100 करोड़ की टर्नओवर हो भी गई तो कुछ कैटेगरी हैं जो पर्सन एग्जेम्प्ट हैं जिनको ई इनवॉइस नहीं करना है, भले ही उनकी टर्नओवर ज्यादा भी क्यों ना हो। सबसे पहले हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग स्कीम्स में जो आते हैं। वो जो पर्सन्स हैं उनको अपना ई इनवॉइस जनरेट नहीं करता, उनको बेसिकली सब जगह बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दिया गया है। सेकंड कैटेगरी में इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड इंक्लूडिंग एनबीएफसी कंपनीज। थर्ड में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। फोर्थ है सप्लाई थ्रू, जो पैसेंजर मूवमेंट होती है, पैसेंजर ट्रांसफर करते हैं, उनके दी गई सप्लाईज। और फिफ्थ में आते हैं जो सप्लाईज मल्टीप्लेक्स वाले देते हैं, सिनेमा दिखाते हैं, उनके लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, आपके 100 करोड़ पूरे हो गए, तो क्या आपको सारे इनवॉइसेस, सारे डॉक्यूमेंट को ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है? तो ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी भी सप्लाई, कोई भी आपने सप्लाई की जो अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को की है, मतलब B2C सप्लाई की है, तो आप अपना ई इनवॉइस जनरेट नहीं करेंगे। उस केस में ई इनवॉइस जनरेट नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो इस केस में जो अभी मैंने 4 कैटेगरीज आपको बताई, इंश्योरेंस और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, ये 4 कैटेगरीज जो आपको बताई है मैंने, तो उन केस में ये अपने आप ही एप्लीकेबल नहीं होता, प्रैक्टिकली ये वैसे ही अलग हो जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। अगर इंश्योरेंस कंपनी में देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी में जनरली जो सप्लाईज होती हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को होती हैं, और रजिस्टर्ड पर्सन्स को भी होती हैं, तो मैक्सिमम केस में इनपुट अवेलेबल नहीं होता। बैंकिंग के केस में भी सेम बात होती है, वो उनकी सप्लाई मेनली तो पहले इंटरेस्ट इनकम होती है जिसके ऊपर कोई जीएसटी लगता नहीं है, सर्विस चार्जेस उनके बहुत थोड़े होते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को होते हैं। और फिर उसके बाद आती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। वहां पे तो रूल है कि अगर उन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन्स को सप्लाई करी तो सामने जो रिसिपिएंट है वो अपना रिवर्स चार्ज पे जीएसटी जमा कराएगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना। और अगर उन्होंने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करी तो यहाँ पे आके एग्जेम्प्ट हो जाता है।
इसी तरह से जो पैसेंजर ट्रांसफर करते हैं वहाँ पे भी टिकट के ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करते, सर्विस चार्जेज उनके बहुत थोड़े होते हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है सिनेमा, वहाँ तो पूरा एंटरटेनमेंट होता है जो कि टोटली जो है इनपुट जिसका नहीं मिलता है, और वो लोग किसी भी जीएसटीएन को अपना इनपुट नहीं देते। जीएसटी चार्ज करते हैं तो सारे अनरजिस्टर्ड में करते हैं, B2C में करते हैं। टिकट काउंटर्स पे बैठे होते हैं, उनको जीएसटी नहीं लेना होता, उनके पास कोई वो नहीं होता, वो फटाफट से बस टिकट देते हैं, काम खत्म करते हैं। तो ऐसे केसों में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी नहीं होता है, इसलिए उन्होंने हटा दिया। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को कोई भी सप्लाई करते हैं तो आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। दूसरी बात है कि अगर आप नील रेटेड सप्लाई करते हैं या एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं तो उस केस में भी कोई जीएसटी, कोई ई इनवॉइस जनरेट नहीं होता नील रेटेड सप्लाई के केस में। अगर आप फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट्स रेज करते हैं, जनरली फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट्स पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता है, तो उन केस में भी कोई भी ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहे हैं और उनके पास अगर जीएसटीएन नंबर है, वैलिड जीएसटीएन नंबर है, तो आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे। और अगर उनके पास वैलिड जीएसटीएन नंबर नहीं है तो वो अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे और उनके ऊपर कोई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। हाई सीज सेल्स अगर आप करते हैं तो हाई सीज सेल्स आपकी सप्लाई नहीं मानी जाती है, उस केस में आपको ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। अगर आपने इंपोर्ट किया है, गुड्स को इंपोर्ट किया है, तो उस केस में आप लोग इनवॉइस नहीं बनाते हैं, बिल ऑफ एंट्री आपके पास आती है, आपको कोई ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना। बिल ऑफ एंट्री के केस में बुक परचेज है आपकी। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको भी ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपना इनपुट ट्रांसफर करते हैं, कोई इनवॉइस जनरेट ही नहीं करते वो, तो उनका ई इनवॉइस जनरेट भी नहीं होगा। तो ये अगर एक समरी में देखा जाए तो जिन केसेज में आप जीएसटी चार्ज करते हैं और रजिस्टर्ड पर्सन्स को इनवॉइस करते हैं, B2B ट्रांजैक्शन करते हैं या क्रेडिट नोट्स देते हैं B2B और उस पर आप जीएसटी का रिवर्सल करते हैं, जीएसटी चार्ज करते हैं, उन केसों में आपको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। ई इनवॉइस जनरेट करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके IRN नंबर वहाँ से आते हैं वो आपके इंटरनल जो इनवॉइस नंबर की सीरीज है उससे डिफरेंट होंगे। आप इनवॉइस नंबर अपना चलाते रहिए, जैसा अभी तक चल रहा है उस तरीके से ही चलेगा। IRN एक एडिशनल नंबर है, ये प्रूफ है, वो जस्ट लाइक एक्नॉलेजमेंट है, ये प्रूफ है कि वहाँ से जो है गवर्नमेंट से आपको वो बेनिफिट मिला है और ये गवर्नमेंट में अपलोड हो चुका है, गवर्नमेंट में बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, ई इनवॉइस आने के एडवांटेज क्या है। ई इनवॉइस पे यदि आप करेंगे तो आपको सबसे पहली बात, जब आप ई इनवॉइस में फिल करके पोर्टल में डाल देंगे तो आपको ई-वे बिल में दोबारा वो डिटेल नहीं डालनी होगी। अगर आपने अपनी व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल जो आपका अपना ई इनवॉइस की पोर्टल है उसमें फिल कर दी तो ई-वे बिल में वो सारी डिटेल भर के आएगी। आप ई-वे बिल में डायरेक्टली अपने ERP के थ्रू जा सकते हैं या पोर्टल पे भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली भर के आएगी, ऑटो फिल होगा। अगर जो आपकी उसमें डिटेल नहीं डली होगी ट्रांसपोर्टेशन की तो ई-वे बिल का पार्ट ए फिल होके आएगा। पार्ट ए में तो सारी इनवॉइस की डिटेल होती है और पार्ट बी आपको ई-वे बिल की साइड में भरना पड़ेगा, या तो यहाँ पे भरो या वहाँ पे भरो, बात एक ही है, एक जगह भरना है। फिर उसके बाद GSTR1 में ऑटो फिल होके आएगा आपका, जैसे ही आपने फाइल करी अपनी जो इनवॉइस जनरेट किया GSTR1 में ऑटो फिल्ड होके आ जाएंगे, जितने भी B2B ट्रांजैक्शन होंगे सारे इनवॉइस नंबर्स के साथ अपने आप फिल हो जाएंगे। जो GSTR1 में जाएगा तो तुरंत ही GSTR2 और 2B में रिसिपिएंट को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको GSTR1 में उन इनवॉइस की डिटेल को भरने की जरूरत दोबारा नहीं है। अब इतने सारे बेनिफिट्स देख करके मेरा भी मन ललचा गया कि मेरी टर्नओवर बेसिकली 100 करोड़ से नीचे है, लेकिन मैं भी ई इनवॉइस जनरेट कर देता हूँ। उस केस में मेरे को GSTR1 में दोबारा भरने की जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिकली GSTR2 में डल जाएगा। मुझे तो इनवॉइस जनरेट करना ही है तो मैं पोर्टल से ही कर देता हूँ। तो सर अभी ये फैसिलिटी 100 करोड़ से नीचे वालों के लिए नहीं है।
ये फैसिलिटी केवल उन लोगों के लिए है जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है। अब बात करते हैं कि 100 करोड़ से नीचे वालों के लिए इस वीडियो से क्या फायदा है। पहली बात तो ये सर कि यदि आप जो है कोई इनवॉइस लेते हैं तो इसका मतलब आप जो है जीएसटी पर्सन को पे कर रहे हैं और वो आपके ब्याह पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो जब आपके पास इनवॉइस आता है तो रूल के अकॉर्डिंग आपके पास एक वैलिड इनवॉइस आना चाहिए, और वैलिड इनवॉइस की डेफिनेशन ये है कि यदि आपका सप्लायर 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर रखते हैं और उन्होंने अगर आपको ई इनवॉइस जनरेट करके नहीं दिया तो वो इनवॉइस इनवैलिड है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये आप कैसे चेक करेंगे कि ये इनवॉइस इनवैलिड है। जनरली जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर की हो सकती है, उसका थोड़ा सा आइडिया रहता है कि इनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है। अगर आपको डाउट भी है, आप जो जीएसटीएन नंबर है सप्लायर का, अपने जीएसटी पोर्टल पे जाइए, वहां पे सर्च टैक्स पेयर होता है, वहां पे जीएसटीएन नंबर डालेंगे, नो योर सप्लायर आएगा, नो योर सप्लायर पे क्लिक करेंगे, वहां पे लिखा होगा कि ये पर्सन ई इनवॉइस एनेबल्ड है या नहीं है। अगर वो ई इनवॉइस एनेबल्ड है तो और उन्होंने अगर आपको जो है ई इनवॉइस नहीं दिया, आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड वाला बिल नहीं दिया है, तो वो इनवॉइस इनवैलिड है। आप अपने सप्लायर से कहिए कि वो इनवॉइस अपना ई इनवॉइस जनरेट करके दें, और जब वो ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा तभी वो वैलिड होगा, नहीं तो वो इनवैलिड होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो सेज के लिए, जैसे अभी हमने बताया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी खुद की टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है और आप कोई सप्लाई अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में देते हैं तो आपके लिए वो एग्जेम्प्ट है। आपको अपना ई इनवॉइस देना होगा, ये प्रॉपर, मतलब उनको अपना ई इनवॉइस नहीं देना, लेकिन आपको ई इनवॉइस देना मैंडेटरी है। अगर आप बल्क में भी इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी इनवॉइस आप बल्क में कर सकते हैं, एक साथ कई सारे इनवॉइसेज एक साथ जनरेट कर सकते हैं। 1 बाय 1 आपके पास आईआरएन नंबर आएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि पोर्टल वैसे ही हैंग होता है और इतने सारे आईआरएन को पूरे इंडिया में इतनी सारी कंपनीज हैं, एक साथ जब आईआरएन जनरेट करेंगी तो कैसे मिल पाएगा, ये तो हैंग हो जाएगा। तो पहली बात ये कि अब जो है वो गलती नहीं करी है गवर्नमेंट ने कि एक ही पोर्टल पे सबको डाला है। गवर्नमेंट ने 10 पोर्टल बनाए हैं ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए, और 10 पोर्टल एक साथ काम करेंगे। अगर एक पोर्टल नहीं भी चल रहा है तो आप दूसरे पोर्टल पे जा करके और वहां से जो है ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए टाइम नैनो सेकेंड्स में रखा हुआ है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 मिनट में कई हजार इनवॉइस एक साथ निकल सकते हैं। तो वहां आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, हैंग होने की सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो आप अपने एरिया के जो कमिश्नर हैं उनके पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उनको उस एरिया का पता होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं कुछ टाइम पीरियड का, कि आप अपना इनवॉइस इस पीरियड में कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल केस में आपके पास रिलैक्सेशन नहीं है तो उस केस में जो भी आपके स्टॉक की मूवमेंट होगी, जो भी सप्लाई होगी, इनवॉइस के साथ में आपका ई इनवॉइस होना मैंडेटरी है। और अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट कर दिया है तो केवल आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड से भी काम चल जाएगा, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट रखने की भी जरूरत नहीं है। क्यूआर कोड और आईआरएन नंबर ही मूवमेंट के लिए सफिशिएंट है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। अब बात आएगी कि जो आपने रिक्वेस्ट करी, आईआरएन नंबर आया, गलती से मिस हो गया आपसे, तो क्या आप दोबारा पोर्टल से ले सकते हैं? नहीं, दोबारा पोर्टल से नहीं मिलेगा। आपकी ये ड्यूटी है, जो भी आपके पास जेसन फाइल आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है, आप उस फाइल को अपने पास फोल्डर में सेव कर लें। अगर आईआरएन नंबर मिस भी हो गया तो आप वही जेसन फाइल दोबारा से इंपोर्ट करके एक और पीडीएफ बना सकते हैं। लेकिन पोर्टल आपका कोई डेटा सेव नहीं करेगा। आपने इनवॉइस फिल किया, वहां से जो डेटा आया बस उसका काम खत्म, वो कोई डेटा सेव नहीं करेगा। तो आपको अपना डेटा अपने पास रखना होगा, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में रखें, चाहे आप सॉफ्ट कॉपी में रखें, आप अपना बैकअप लेके रखें। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो जो इनवॉइस आया गवर्नमेंट से
वो इनवॉइस एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होगा, क्योंकि वहां पे जो है GST INV 01 फॉर्मेट में आप जब इनवॉइस रेज करेंगे तो वहां से सब तरह के लोगों के लिए एक ही तरह का इनवॉइस आएगा। तरह तरह के इनवॉइस नहीं आएंगे। कुछ लोग अपना कंपनी लोगो लगाते हैं, कुछ लोग अपनी बैंक डिटेल डालते हैं, कुछ लोग अदर थिंग्स डालते हैं कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ये सब चीजें कुछ नहीं आएंगी। वहां से जो PDF आएगा एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, उसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में बन के आएगा। लेकिन अगर आपको अपना कंपनी लोगो डालना है, अगर आपको अपनी कोई भी डिटेल डालनी है, तो आप उस PDF में ऐड कर सकते हैं। आप अपने ERP जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको बोल के ये फैसिलिटी डलवा सकते हैं, वो उसको एनेबल कर देंगे और चेंज करके इनवॉइस आपके हिसाब से बना के दे देंगे, वो भी वैलिड है। जो भी आपने TCS वगैरह चार्ज किया जिनके ऊपर कोई GST नहीं लगता, वो भी आप अपनी लाइन आइटम ऐड कर सकते हैं। ये आपका ई इनवॉइस का है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज पाने के लिए आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।